जय हिंद बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सहयोग से और अपने गुरुजी के सहयोग से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में आपको जानकारी दिया था और आप लोग सोचते होंगे कि सर आपने तो पहले प्राकृतिक, पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक समझाया नहीं और आपने एक ही साथ परिमेय संख्या समझाना शुरू कर दिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो मिडिल पास बच्चे होते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो वहाँ एक उनको परेशानी हो जाती है कि जो पीछे से पढ़ के जाते हैं और वहाँ जा कर के उनको पता चलता है कि सही कि हमें परिमेय संख्या का नॉलेज नहीं है। तो वहाँ एक विशेष जानकारी मैं आपके लिए ये देना चाह रहा हूँ कि यदि आप परिमेय संख्या को ठीक से समझना चाह रहे हैं तो आपके पास पूर्णांक संख्या की समझ होनी ही चाहिए। यानी कि यदि आप किसी सवाल का हल निकालना चाहते हैं तो उस सवाल में क्या क्या चाहिए, उस सवाल के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उस सवाल में कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सवाल को आपके उत्तर तक पहुंचाएगा, यानी आपके समस्या को समाधान तक ले जाएगा, इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं परिमेय संख्या को समझाने के लिए कि आप परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसमें आपने देखा कि पूर्णांक संख्या p/q के रूप में होना अनिवार्य है। कहने का मतलब यदि आपको परिमेय संख्या समझना है तो पूर्णांक की समझ बेहतर होनी चाहिए। तो आइए एक बार पूर्णांक संख्या पर पैनी नज़र देते हैं और खास करके उन बच्चों के लिए यह वीडियो सही विकल्प है जो बच्चे अपर क्लास में तो हैं लेकिन किसी कारणवश उनके अज्ञानता की वजह से या सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से हो सकता है कि अधूरा ज्ञान उनके रास्ते का बाधक बन रहा हो। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया कि जब p/q के रूप में संख्या हो तो आप उसे परिमेय संख्या कहेंगे और यह भी बताने का प्रयास किया था कि व्यक्त करना क्या होता है। और व्यक्त करने के क्रम में ही मैंने समझाया था कि जो p और q का स्थान है उसमें पूर्णांक संख्या का होना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं कि पूर्णांक संख्या जो हमारा है, पूर्णांक संख्या का परिभाषा कहता है कि ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए आप ऐसे फंसते जाएंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या को समझना है तो ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को समझेंगे। यानी आपने परिमेय संख्या इसलिए नहीं समझा क्योंकि आपको पूर्णांक की समझ नहीं थी। आपने पूर्णांक संख्या इसलिए नहीं समझा क्योंकि आपके पास में ऋणात्मक और पूर्ण संख्या की सही समझ नहीं थी। मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। यानी कि पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो ऋणात्मक हो और पूर्ण संख्या का समूह हो। यानी ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किसी भी संख्या का नाम उसके गुण के आधार पर होता है। आप आसपास की वस्तु को देखिए, किसी महिला का नाम यदि माँ है तो निश्चित रूप से उसने आपको जन्म दिया है। कोई लड़की है और उसको आप बहन बोलते हो, सिस्टर बोलते हो, तो निश्चित रूप से वह आपकी बहन होगी, आपके माता के द्वारा वो माता का संतान होगा, उसमें गुण होगा वो। आप यदि आपके पिताजी बोलते हैं कि 1 केजी आम ले आओ तो आप अनार के बारे में नहीं पूछते क्योंकि आम की आकृति पहले आपके दिमाग में होती है। यदि आपको यह कहा जाता है कि 1 केजी चीनी लेके आओ तो आप गुड़ का कीमत नहीं पूछते हैं, गुड़ वाले दुकान पे नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये जो संख्या है ना, संख्या में जो गुण है उस गुण के आधार पर आप उसका नाम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे पूछूं कि 8 कौन सी संख्या है, आप बोलोगे सर 8 सम संख्या है। तो मैं बोलूँगा क्या 8 प्राकृतिक संख्या है? हाँ है, क्योंकि 8 में प्राकृतिक संख्या का गुण है। 8 पूर्ण संख्या है? हाँ है, क्योंकि 8 में पूर्ण संख्या का गुण है। 8 पूर्णांक संख्या है? हाँ है, क्योंकि 8 में पूर्णांक संख्या का गुण है। तो क्या 8 परिमेय संख्या है? यस सर, 8 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 8 में परिमेय संख्या का गुण है। कहने का मतलब एक संख्या कई नाम को धारण कर सकता है यदि उसमें एक से अधिक गुण है। आप 3 को सम संख्या नहीं कह सकते हैं क्योंकि 3 में सम संख्या का गुण नहीं है, क्योंकि सम संख्या का गुण होने के लिए उसे 2 से भाज्य होना पड़ेगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं, मैं जो क्लियर करना चाहता हूं, आपके दिमाग में जो कुछ बातें हैं उस बातों को मैं धीरे धीरे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि आपको परिमेय समझना है तो पूर्णांक समझना होगा, और यदि पूर्णांक समझना है तो ऋणात्मक और पूर्ण संख्या की समझ आपको बेहतर होनी चाहिए। आइए, आप पूर्णांक संख्या की परिभाषा बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैसे मैंने कह भी दिया कि ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, मैंने लिख दिया। और मैंने एक बात कहा कि अगर आपको पूर्णांक संख्या समझनी है तो आपको निश्चित रूप से ये जो संख्या है ऋणात्मक और पूर्ण संख्या, ये दोनों आपके पास होना ही चाहिए। ऐसे आप पूर्णांक संख्या की परिभाषा रट लेंगे तो आपको पूर्णांक की समझ नहीं होगी। तो देखिए आपके सामने दो, इसमें जो मुख्य दो बातें हैं, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या, तो मैंने दोनों को यहां पे लिखा है कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 0 से छोटी होगी, शून्य से जो छोटी होगी तो शून्य से बड़ी भी तो होगी, बीच में शून्य होगा। इसकी अवधारणा को मैं बाद में स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन आप यह जानिए कि शून्य से जो संख्या छोटी होती है वह ऋणात्मक होती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि यदि आपके माता पिता के पास आज की तारीख में धन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कुछ नहीं है तो शून्य है। जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो की अवधारणा उत्पन्न होती है। आपके पास 10 रुपए था, मैंने 10 रुपए ले लिया, आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो वहां पे जीरो की अवधारणा उत्पन्न होती है। यह गणित सिखाता है। जहां कुछ नहीं है वहां शून्य है। तो शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उसकी पहचान क्या होती है? बच्चे बोलते हैं कि सर माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। सही है, लेकिन सही परिभाषा है कि शून्य से छोटी संख्या। और पहचान क्या है? उस संख्या से पहले एक साइन होता है ऋणात्मक का साइन, यानी माइनस का साइन, यानी घटों का साइन उसके पीछे लगा हुआ रहता है। तो आप उसको बोलोगे यह ऋणात्मक संख्या। यानी कैसे पहचानोगे कि ऋणात्मक संख्या? आपके पिताजी के पास कर्ज है, कैसे समझेंगे कि कर्ज है? आपके पिताजी किसी और से कर्ज लिए होंगे, आपके पिताजी के पास अब जेब में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, आपके पिताजी कर्ज में है, यानी माइनस में है, ऋण में है। तो उसी प्रकार से जब आपके पास 0 से छोटी संख्या हो तो आप उसको ऋणात्मक संख्या बोलोगे। ये तो होगी ऋणात्मक संख्या की शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। पहचान क्या होता है? संख्या से पहले माइनस का साइन लिखा है। मान लीजिए ये -5 है, -6 है, ये शून्य से छोटी संख्या है, यानी 0 से छोटी है ये। और 0 से बड़ी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 0 से जो ऊपर संख्या होता है वह हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, 0 से जो नीचा संख्या होता है वह हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। और फिर 0 क्या हुआ? यही प्राकृतिक संख्या के समूह में जब 0 आ जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। मैंने लिख भी दिया है, देखिए कि पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। घबराना नहीं है आपको। आप परिभाषा ले लेंगे कि प्राकृतिक की संख्या के समूह में 0 शामिल करने पर जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आप इसको बहुत ही साधारण भाषा में याद कर लीजिए, 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस कंसेप्ट को मैं बारीकी से क्लियर कर दूंगा संख्या पद्धति को। आज इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ आप, कि ऋणात्मक संख्या हो गया 0 से छोटी, तो धनात्मक 0 से बड़ी होगा। अभी आप सवाल बोलेंगे कि अभी अभी आपने कहा था सर कि 0 से बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर, और फिर आप बोलते हैं 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक कहते हैं। मैंने अभी अभी कहा यदि उसमें धन का गुण है, यदि वो प्लस में संख्या है, आपके पास 10 रुपए है तो आप प्लस में है, 10 रुपए कर्ज में है तो आप माइनस में है, 10 रुपए है तो हम बोलेंगे आप धनात्मक है। यानी कि आपके पास 0 से ज्यादा है, कुछ नहीं से ज्यादा है, तो आपके पास यदि उस संख्या में गुण है वह ऋणात्मक नहीं है तो धनात्मक है। और वही संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है आप उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होने के लिए प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 का होना अनिवार्य है। अब बच्चे फंसते कहां पे, ध्यान दीजिएगा, आप कैसे फंसते हैं इसको गौर कीजिएगा। अब मैंने समझा दिया आपको कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बच्चे कहां फंसते हैं? मैंने कह दिया 0 पूर्ण संख्या है, होल नंबर, यस सर,
और एक पूर्ण संख्या है। अब बच्चे बोलेंगे सर नहीं सर, ये एक तो प्राकृतिक संख्या है। यहां पे क्लियर कीजिए अपने बात को, अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर कीजिए, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जीरो से लेकर अनंत में क्या एक नहीं आता है, क्या दो नहीं आता है, क्या तीन नहीं आता है? तो जीरो से अनंत तक की परिभाषा पूर्ण के लिए है, तो जीरो से अनंत तक में जो भी संख्या आएगी पूर्ण कहलाएगी। एक से लेकर अनंत तक की संख्या में जो भी संख्या आएगी वो प्राकृतिक कहलाएगी। अब यहीं पे स्पष्ट होता है पूर्णांक की अवधारणा। जीरो से छोटी जितना भी संख्या -1, -2, -3, -4, -5 आप जैसे जैसे जाएंगे वो छोटे क्रम में बढ़ते जाएंगे। याद रखिए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि अब इसके बाद -1 के बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ये धीरे 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 आप अवरोही क्रम में जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, घट रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप दो साथी हैं, आपका नाम संजय है, एक का नाम अजय है। संजय के पास भी 100 रुपए है और अजय के पास भी 100 रुपए है। आप में से मैंने 1 रुपए निकाला, उसमें से 2 रुपए निकाला, आपके पास बचेंगे 99, उसके पास बचेंगे 98, आपसे छोटा हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप -1 से आगे बढ़ते जाएंगे आपको उससे छोटी संख्या प्राप्त होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। और जीरो से लेके अनंत यानी पूर्ण संख्या, अब दोनों का पूर्णांक संख्या बोले। परिभाषा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे -5 पूर्णांक है, यस। -10 पूर्णांक है, यस। 0 पूर्णांक है, यस। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्णांक है, हाँ है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या के समूह में है। जो पूर्ण संख्या के समूह में है वह पूर्णांक संख्या है, और जो भी 0 से लेकर छोटी संख्या है वह भी पूर्णांक संख्या है। बस आप उसको सावधानी पूर्वक ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। यहां पर संख्या पद्धति को थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, प्राकृतिक को आपने जाना कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण को जाना, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋणात्मक आपने जान लिया कि 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक 0 से बड़ी और 0 से अनंत तक आपने अभी अभी सुना कि पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर यहीं पे पूर्णांक की अवधारणा स्पष्ट होती है कि ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, और यहीं आकर के परिमेय संख्या अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था परिमेय संख्या को जानना है तो पूर्णांक को जानना होगा, और पूर्णांक को जानना है तो ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को जानना होगा। और पूर्ण संख्या की उत्पत्ति जो होती है वो प्राकृतिक से होती है, नेचुरल नंबर है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ईश्वर प्रदत्त संख्याएं हैं, उसको हम और आपने नहीं बनाया। हालांकि शुरुआती दौर था एक जहां पर कि 0 से लेकर के 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कुछ विद्वान मानते थे, बाकी संख्या तो मानव निर्मित संख्या कही जाती है। लेकिन ये संख्या उन्हीं संख्याओं से बनी है, इसलिए 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। और यह संख्या अधूरा था जब तक कि 0 की उत्पत्ति नहीं हुई थी। 0 की उत्पत्ति होने के बाद संख्या पूर्ण हुई, और उस संख्या का नाम 0 से लेकर अनंत तक की संख्या का नाम पूर्ण संख्या दिया गया। आगे जब आप जानेंगे तो संख्या पद्धति में कभी कभी आपके पास जो सवाल आएगा, मैं कुछ सवाल आपको सॉल्व करूंगा, कुछ समस्याएं जो सवाल होगा और उसके उत्तर आप कैसे संख्या पद्धति में देंगे, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियोज में थोड़ा सा मैं आपसे काम करवाऊंगा, या मैं काम करके आपके सामने रखूंगा, ताकि आप परिमेय, पूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या की सही समझ आपके सामने। हाँ, एक बात याद रखिएगा, सामने वाले के प्रश्न को सही से समझिए। यदि आपके उत्तर पुस्तिका पे आपके कुछ प्रश्न लिखे हो, प्रश्न पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण संख्या है, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक संख्या है, निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक संख्या है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या या आभाज्य संख्या है। हाँ, भाज्य संख्या आभाज्य संख्या से याद आ गया कि जब मैं अगला वीडियोज बनाऊंगा तो उसमें भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, योज तत्समक, ऋणात्मक, ये योज तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, सअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या, मैं इन संख्याओं को बड़ी बारीकी तरह से आपके सामने मैं इस कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। केवल आप धीरे धीरे, ये मेरी शुरुआत है और मैं छोटे से सेटअप के साथ में, ये उजला बोर्ड आप देख रहे हैं, मैं इस पे शुरुआत कर रहा हूं। मुझे व्यूज की चिंता नहीं है, बस मैं कोशिश करता हूं कि मैं किस तरह से बता लेता हूं आपको, क्या मेरी बात आपको समझ में आती है, मैं जो क्लियर कर रहा हूं ये बातें आपके समझ में आ रही है नहीं।
तो जब गणित की समस्याओं को मैं हल करूंगा तो मेरा जो टेक्निक है, मेरा जो तरीका है कि मैं गणित आपको बताऊंगा नहीं हिसाब बना करके, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि गणित का जो सवाल है उस सवाल में कौन सब चीजें आपको होनी चाहिए। यदि आप लाभ हानि का हिसाब बना रहे हैं कि मदन ने मोहन को 10,000 रुपए में कोई सामान बेचा और बेचने के क्रम में उसे 2,000 रुपए की हानि हो गई, तो प्रतिशत हानि निकालें। तो कैसे निकालेंगे, क्या जरूरी है? आपके सामने कुछ खेत का टुकड़ा बनाया हुआ है, द्विविमीय आकृति, लंबाई और चौड़ाई वाली, और आपको कहा गया कि इसका क्षेत्रफल निकालें। तो आपके दिमाग में कौन सी बातें पहली आनी चाहिए? तो आप विनय सर को आप इस तरह से समझिए कि आप किसी समस्या के समाधान के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है, क्या सीखेंगे तो आप यह बना लेंगे। यानी यदि आपके पास, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल दे दिया और मैंने दो कोण, मैंने एक कोण केवल रखा और एक मैंने बहिष्कोण कर दिया उसमें। मैंने पूछा कि ये कौन, जैसे कि मैं एक सम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको समझिए थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यह एक ट्रायंगल त्रिभुज है, मैंने एक बहिष्कोण बनाया, मैं यहां पे 85 डिग्री दे दिया और यहां पे मैंने 120 डिग्री दे दिया और मैंने इस कोण का मान पूछा। आप ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और ये डी। तो आपके दिमाग में पहले क्या आना चाहिए? यदि आपको इस समस्या का समाधान करना हो, इस सवाल को हल करना हो, मैंने पूछा कोण बी निकालिए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में पहले केवल ये आना चाहिए, जब नहीं कुछ जानते हैं तो, कि सर अगर मुझे ये जानकारी मिल जाए तो ये हम आसानी से निकाल दें। ये कोई भी कर सकता है। त्रिभुज के दो कोण यदि हमें प्राप्त हो तो तीसरा कोण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से दोनों कोण को जोड़ के घटा देंगे। अब मैं बोलूंगा ये तो आसान है, हम ये बगल वाले को छोड़ो, दोनों को जोड़ो वाली कहानी पे नहीं जा रहे हैं अभी। बस 120 है तो ये 60 होगा। अब आप आसानी से बना लोगे। ये जो समस्या है गणित की कि आपको क्या होना चाहिए, तो आप उस समस्या का समाधान कर लेंगे। इस तरह की समस्या के लिए हर एक वीडियोज को बहुत सावधानी पूर्वक देखिए। आज मैंने परिमेय संख्या से लेकर के ये प्राकृतिक संख्या तक का जो कंसेप्ट था कि आप किसी संख्या का नाम किस तरह से कह सकते हैं, और परिमेय संख्या तक पहुंचने के लिए आपको जो प्राकृतिक, पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक ये जानकारी होना आवश्यक है, तो आप परिमेय संख्या को बेहतर समझ लेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जिद पैदा कीजिए अपने अंदर कि हमारा एजुकेशन कैसे आगे बढ़े। याद रखिएगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको किसी भी क्षेत्र में जिंदा रख सकता है, और यदि किसी भी क्षेत्र में अपने आप को व्यवस्थित रखना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको समय के साथ लड़ना ही पड़ेगा। जो वस्तु स्थिति अभी की है, वर्तमान स्थिति, उस स्थिति से थोड़ा लड़िए, बाहर निकलिए और अधिक से अधिक समय पुस्तक के पास दीजिए। इसके बाद जो भी समस्या आएगी धीरे धीरे इसका समाधान होता रहेगा। जय हिंद बच्चों।